हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे सर बच्चे सब बढ़िया और सुनाओ क्या हाल चाल। तो स्वागत करता हूं मैं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बोर्ड विथ मी। मेरा नाम है खट्टर प्रताप और आज की क्लास में क्लास 10 वालों को बताऊंगा कि सामाजिक विज्ञान की तैयारी लास्ट के 3 से 4 दिन के अंदर में कैसे करें कि उनका एक सामाजिक विज्ञान में एक अच्छा स्कोर आ सके। सबसे पहले मेरे भाई, अगर आप किसी भी टीचर से सामाजिक विज्ञान पढ़ते आ रहे हो पहले से, तो उनके नोट्स तो आपने बनाए होंगे। तो आपको सबसे पहले, अगर आपने उनके नोट्स बनाए तो आपको उनके नोट्स से ही तैयारी करनी है, बाकी और कुछ भी तैयारी नहीं करनी। क्लियर बात। लेकिन जिन बच्चों ने अगर नोट्स नहीं बनाए हैं वे क्या कर सकते हैं, वे क्वेश्चन बैंक का सहारा ले सकते हैं। किसका सहारा ले सकते हैं? क्वेश्चन बैंक का सहारा ले सकते हैं। अब क्वेश्चन बैंक में भी जब आप लेते हैं तो मेरे भाई इसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो कितने क्वेश्चन हम पढ़ें, कितना क्वेश्चन करें कि हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर आ जाए। तो तुमको एक काम करना है, जब भी आप क्वेश्चन बैंक लोगे तो उसके अंदर जो ईयर वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 2023 का आया हुआ है, 2022 का आया हुआ है, 2020 का या फिर उससे पहले का आया हुआ, तो जितने भी ईयर वाले क्वेश्चन है सबसे पहले तुमको उनको ही करना है। बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं। सारे जितने भी ईयर वाले क्वेश्चन उनको कर डालो एक लाइन से। प्लस में जो भी क्वेश्चन बैंक के अंदर जितने भी एमसीक्यू दिए हैं सबको कर डालो, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, आर्थिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र, कुछ भी हो, सबके एमसीक्यू आप कर डालो। और जितने भी ईयर वाले क्वेश्चन, चाहे वो लघुत्तरीय हो या दीर्घोत्तरीय हो, ईयर वाले क्वेश्चन ही करना। बाकी जो और अदर क्वेश्चन उसको तुमको नहीं करना। क्लियर? क्योंकि यही सारे क्वेश्चन इतने हो जाते हैं कि तुमको इसको करने का समय भी नहीं मिलेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन बैंक से करना है तो भाई 2023, 22, 20 जितने भी क्वेश्चन क्या उनको एक साथ रट लें। कैसे करें? तो उनको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। तुमको एक काम करना पड़ेगा, जब भी तुम क्वेश्चन बैंक से पढ़ो तुमको एक जो है 10-15 रुपए की एक कॉपी ले लेना। उसमें उसके अंदर तुमको शॉर्ट नोट्स बनाना है, जो कि 15 से 20 पेज के अंदर पूरा का पूरा जो एसएसटी है, पूरा का पूरा जो सोशल साइंस है, उसके सारे नोट्स 15 से 20 पेज के अंदर हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि 15 से 20 पेज के अंदर कैसे हो सकता है, तो अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग एक और बड़ी चीज पे बात कर लेते हैं, वो है आपका मैप। बहुत सारे बच्चे मैप से बहुत ज्यादा घबराते हैं कि मैप कहाँ से पूछेगा, कितना पढ़ के जाएं, वगैरह वगैरह। तो आपको डरने की बात बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर देखिए कभी कभी ऐसा होता है, देखिए जो भी ऑनलाइन टीचर आपको पढ़ाता है वो पूरे के पूरे बोर्ड को लेकर चलता है, पूरे के पूरे बोर्ड को। वो ऐसा नहीं देख रहा कि यूपी बोर्ड का बच्चा है, बिहार बोर्ड का, सभी बोर्ड को पढ़ा रहा है। लेकिन आपके यूपी बोर्ड में क्या पूछा जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जब आप पीवाईक्यूज क्वेश्चन उठाएंगे, लगभग 3 साल के पीवाईक्यूज क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिए। 3 साल के पीवाईक्यूज क्वेश्चन उठाइए। वो कहाँ मिलेंगे आपको, मैं आपको एक वेबसाइट बता दे रहा हूँ, यूपी बोर्ड ऑनलाइन .com एक वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाएंगे, पिछले 3 साल के पीवाईक्यू क्वेश्चन को जब उठाएंगे तो देखेंगे जो भी क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन में आ रहे हैं उनको एक कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और उनके आंसर गूगल से या फिर कहीं से भी ढूंढ कर लिख लेंगे। क्लियर मेरी बात? उसके बाद अपने आसपास की स्टेशनरी पे जाएंगे और वहां से 5 से 6 मैप जो है खरीद लेंगे, जो कि एक सिंपल पेज के अंदर देता है, मतलब कुछ भी बना नहीं रहता, भारत का एक नक्शा ले लेंगे। वहां से आपको क्या करना है, जब ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपने कर लिए, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि जलियांवाला बाग का हत्या मतलब कब हत्याकांड हुआ उसका, तो वो सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनके जब उत्तर आप जान लिए तो जहां हुआ है उसको आपको इस मैप के अंदर ही क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ता है। तो आप वहां पे मैप के अंदर मेंशन करिएगा। कहां से करना? ये जो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 3 साल के, उन्हीं क्वेश्चनों को खाली आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए 10 से 15 रुपए की मंगा के, और उनके आंसर लिख लीजिए। प्लस में जो भी जहाँ पे जो भी पॉइंट होता है उस पॉइंट को आप किसी भी टीचर के किसी भी वीडियो से आप देख कर लीजिए। बाकी 5 से 6 मैप में आप उसको भर के मैप का मामला निपटा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। तो मैं आपके सामने देखिए क्वेश्चन बैंक लाया हूं, क्वेश्चन बैंक से मैं भी आपके सामने दिखाऊंगा कि कैसे आपको नोट बनाना। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा कि भाई फ्रांस की क्रांति कब हुई, उसका मुख्य कारण क्या था। देखिए ये आपको मैं दिखा देता हूँ, 2021 और 22 में आया हुआ है। फिर पूछ रहा कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या। तो यही ईयर वाले क्वेश्चन ही आपको करने, जैसे आपने इसको लगा लिया कि मुझे यही क्वेश्चन करना है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको शॉर्ट नोट बनाना, कैसे बनाना उसको देखते, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उठाओगे भाई शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट्स की एक कॉपी बनाना, शॉर्ट नोट की एक कॉपी बनाना, उस कॉपी में लिखना कि भाई फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण है, कौन कौन से कारण। सबसे पहले जो भी इसके अंदर पॉइंट दिए, जैसे कि 5 पॉइंट दिए, तो ये मेरे भाई ये हेडिंग आपको जरूर याद होनी चाहिए, ये सारी हेडिंग आपको याद होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि पहला पॉइंट है अयोग्य शासक, ठीक है। तो आप लिखोगे, आपने ऐसे क्वेश्चन डाल दिया कि भाई फ्रांस की गंदी राइटिंग हो, कुछ भी हो, जल्दबाजी में आपको केवल शॉर्ट नोट बनाना, जो कि केवल आपके समझ में आना चाहिए। फ्रांस की क्रांति के निम्न कारण है, निम्न कारण है, ठीक, ऐसा कर दिया। अब पहला पॉइंट आपने याद कर लिया क्या, कि अयोग्य शासक, ठीक है, क्या अयोग्य शासक। तो जब आपने अयोग्य शासक किया तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो भी हेडिंग लिखा है इसको कम से कम
2 टाइम्स पढ़ो। क्या कि भाई फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ पर जो है लुई 16वां का शासन था, जिसका शासक लुई 16वां था, वह एक आयोग और अदूरदर्शी कर्तव्य विहीन शासक था। वह सुधारों का पालन नहीं करता था, वह अपनी निरंकुशता के कायम रखना चाहता था, जनता के विरुद्ध विरोध किया। ठीक, ऐसा कुछ आपने पढ़ लिया। तो 1 से 2 बार आपने इसको जब पढ़ा तो फिर इसके बाद आपने बनाना शुरू किया। क्या बनाना शुरू किया कि सबसे पहले फ्रांस की क्रांति कह रहा, तो भाई ये फ्रांस की क्रांति जो हुई थी कब हुई थी भाई, ये लुई वंश, जब लुई वंश का शासन था, तो आपने लिख लिया कि जब लुई वंश का शासन था तब ये हुई थी। अच्छा, जब लुई वंश का शासन था, लुई वंश का शासन था, तो इसका शासक उस समय कौन था, इसका शासक उस समय लुई 16वां था। इसका शासक कौन था, लुई 16वां था। अब वो कैसा था, अब जब लुई वंश का शासक था, जो लुई 16वां था, वो कैसा था, वो भैया बहुत ही ज्यादा कैसा था, वो बहुत ही ज्यादा निर्दयी था, बहुत ज्यादा क्रूर था। ठीक है, तो आपने इस प्रकार से बना लिया। तो आपने देखिए अब क्या किया, कहा आपने कि भाई कि फ्रांस में जो शासन चल रहा था, किसका चल रहा था, लुई वंश का चल रहा था, और लुई वंश का शासक था लुई 16वां, जो कि बहुत ज्यादा निर्दयी था, बहुत ज्यादा क्रूर था और बहुत ज्यादा अयोग्य शासक था। क्लियर, इतना केवल लिख के आना, बस कुछ और लिख के नहीं आना। दूसरा पॉइंट आपने देखा, दूसरा पॉइंट आपने कहा, क्या कहा कि मध्यम वर्ग। ठीक है, मध्यम वर्ग आपने बना लिया, मध्यम वर्ग। तो आप सबसे पहले इसके अंदर पढ़ो, 1 से 2 बार पढ़ो कि मध्यम वर्ग के अंदर क्या आता है। तो आप पढ़ेंगे कि यहाँ पर औद्योगिक क्रांति के होने के कारण का उदय हुआ, जिसमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक तथा निम्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी आते थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपने पढ़ा। तो फिर आपको क्या करना है कि जो मध्यम वर्ग थे, मध्यम वर्ग था, मध्यम वर्ग के अंदर क्या क्या आता, तो आपने कहा कि भाई इसके अंदर जैसे जो भी मध्यम, डॉक्टर आते थे, वकील आते थे, ठीक है, अध्यापक आते थे, ठीक है, तो ये सारी चीज क्या आते थे, मध्यम वर्ग में आते। तो इन सब पर क्या होता था कि ये इन सब लोगों पर क्या करता था भाई, अत्याचार करता था, अत्याचार करता था, दिन पर दिन उसकी निरंकुशता बढ़ती जा रही थी। तो इस प्रकार से आपको शॉर्ट नोट बना के रखने अपने पास। ठीक है, जैसे आम जनता की दयनीय स्थिति, तो आपने केवल हेडिंग डाला। अब इस हेडिंग से आप बनाओ कि भाई इस शासन काल में लुई 16वां जो था, वो आम जनता पे बहुत ज्यादा जुल्म करता था, बहुत ज्यादा उनको परेशान करता था, जिसके कारण आम जनता की दयनीय स्थिति रहती थी। इसके अंदर का मत पढ़ो, एक बार पढ़ा, उसके बाद अपने ही माइंड में इसको बनाना शुरू। जैसे यहाँ पे कहा आपने कि मजदूर वर्ग की दुर्दशा, तो आपने इसको पढ़ लिया, तो इसी हेडिंग से बनाओ कि मजदूर वर्ग की दुर्दशा। आपने कहा कि भाई इस शासन काल में अयोग्य शासक होने के कारण मजदूर वर्ग की बहुत ही दयनीय दुर्दशा थी। मजदूरों को परेशान किया जाता था, मजदूरों के ऊपर जुल्म किया जाता था, अत्याचार किए जाते थे, उनसे जो है मुआवजा लिया जाता था। तो ऐसे सारी मतलब मुआवजा नहीं दिया जाता था। तो ऐसे सारी चीजें जो हैं आप इस तरीके से याद कर सकते। जैसे दार्शनिकों का प्रभाव, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से दार्शनिक हुए, जैसे यहाँ पे लिखा है कि इस समय में जो दार्शनिक वर्ग है उसमें जनता के प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की, फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से अवगत कराया। तो इसमें भी दार्शनिकों का क्या प्रभाव पड़ा, जो दार्शनिक थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप जो है उन्होंने मतलब कि जितने भी समाज के लोग थे, फ्रांसीसी क्रांति के जो फ्रांस में जो भी समाज के लोग थे, उनको बताया कि भाई ये जो शासक है बहुत ज़्यादा निरंकुश है, बहुत ज़्यादा क्या करता, क्रूर है, ये अत्याचार करता है। तो उनको बताया कि क्या क्या चीज़ें करता। तो आपको इस तरीके से याद करना। तो ये हो गई हिस्ट्री की बातें। इसी प्रकार से मैं एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ कि कैसे आपको बना के करना रहेगा। अब जैसे कि मैं आपके सामने एक लेकर आ जाता हूं भाई, भूगोल का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि मृदा अपरदन क्या है। तो अब आप क्या करना, क्वेश्चन बैंक के अंदर पढ़ना है कि सबसे पहले कि भूमि के ऊपरी परत हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन का सबसे पहला कारण तेज बहने वाला जल तथा तेज बहने वाली पवनें हैं। ये दोनों मृदा के ऊपर, तो ऐसे आपने करके पूरा एक बार पढ़ लिया। क्लियर। तो जब एक बार पढ़ लिया तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आ रही, तो आप फिर से डालेंगे वैसे ही हेडिंग क्या करेंगे, डालेंगे भाई मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन जो हो रहा है ये क्यों हो रहा, तो आपने कहा कि मेरे भाई आपने पढ़ा कि भूमि के ऊपरी परत हट जाने के कारण, हट जाने की प्रक्रिया को, तो आपको देखिए चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, नोट्स आपके होने चाहिए, आपको खुद बनाने हैं, चाहे दूसरों को समझ में आए या ना फिर आए या फिर उसका तरीका गलत हो। तो मैंने मान लेता हूं कि भाई ये एक मृदा है, मैंने क्या कहा कि मृदा, भले ये ट्राइंगल मुझे लग रहा है लेकिन मेरे समझने के लिए ये मृदा है। तो मैंने कहा कि भाई ये मृदा जो है, ये मृदा की जो ये ऊपरी परत है, ये जो ऊपरी परत है, अगर इस ऊपरी परत को हट जाती है, अगर ये ऊपरी परत हट जाती है, मान लेता हूँ कि ये मृदा है, ये उसकी ऊपरी परत है, अगर हट जाती है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। तो देखो कितने आसानी से याद होगा कि भाई ये मृदा है, मृदा के ऊपरी परत हट गई अगर, तो मृदा अपरदन कहते हैं। अच्छा, अब मृदा अपरदन क्यों होता है, मृदा अपरदन के क्या कारण हो सकते हैं, तो मृदा अपरदन के आपने पढ़ा यहीं पे अभी कि भाई इसका कारण पहला है कि भाई तेज बहने वाला जल तथा तेज, तो भाई इसके दो कारण हो सकते हैं। एक सबसे पहले क्या हो सकती है, एक सबसे पहले हो सकती है भाई पवन, यानी कि कह सकते हैं हम हवाएं कह सकते हैं, एक कह सकते हैं भाई जल। तो ये दो कारण हो सकते हैं, लेकिन कैसे होने चाहिए, ये दोनों चीजें तेज होनी चाहिए, यानी कि तेज बहने वाली पवन या हवाएं हो सकती हैं या तेज बहने वाली जल हो सकते हैं, इसके कारण। फिर आपने एक लाइन में पढ़ा क्या कि ये दोनों मृदा के ऊपरी उपज परत को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं और भूमि की कृषि के लिए अनुपयोगी बनाते हैं। ये दोनों क्या करती है, जब भाई तेज पवनें चलेंगी या फिर तेज जल चलेंगी तो जो मृदा के ऊपरी परत है इसको क्या करती है, इसको अपने साथ क्या करती है भाई, बहा कर ले जाती है, और बहा के ले जाने के कारण क्या कर देती है,
जो इसका ऊपरी परत है इसे भाई अनउपजाऊ करती है। कैसा करती है? अनउपजाऊ, ठीक है, अनउपज बना देती है। तो इस प्रकार से आपको मेरे भाई, आपको माइंड की तरह, माइंड मैप की तरह, कि माइंड के अंदर आप बना सकते हो कुछ कीवर्ड की तरह, कुछ कीवर्ड की तरह आप जो है इस प्रकार से सोशल साइंस को आप अपने भाषा में लिख कर उसको 10 से 15 से 20 पेज के अंदर पूरा का पूरा सोशल साइंस आप ऐसे बना सकते हो। अब जब आप फिर इसका अगर रिवीजन करोगे तो आप कैसे करोगे? कहोगे कि भाई मृदा थी, मृदा का अगर ऊपरी परत हटा दिया जाए तो भाई मृदा अपरदन हो जाता है। मृदा अपरदन दो कारण होते हैं, एक भाई तेज हवाएं जब चलती हैं या फिर तेज जल चलता, मतलब तेज पवनों का बहना या फिर तेज जल का बहना। अब ये जो दोनों चीजें होती है इसके कारण क्या होती है, जो ऊपर की परत होती है वो भाई बह के चली जाती है, जिसके कारण क्या होता है, मृदा अपरदन होता है और उसके कारण ऊपरी परत जो होती है वो अनउपजाऊ हो जाती है। तो ऐसे माइंड मैप बनाओ, ऐसे कीवर्ड बनाओ, ठीक, और 10 से 15 पेज के अंदर इस एसएसटी को पूरा का पूरा जो ब्रॉड सिलेबस है उसको कम में करके आप इस तरीके से कर सकते हो मेरे भाई शॉर्ट नोट के अंदर। मैं अपने टाइम पे जब भी सोशल साइंस पढ़ा था मैं कभी भी रटता नहीं था, मैं उसी हेडिंग को केवल याद रखता था। तो आपको हेडिंग तो याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि भाई सोशल साइंस के अंदर आपको हेडिंग लिख कर जब तक नहीं आओगे तब तक पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आपको हेडिंग लिख के आना, हेडिंग याद करो, उसके बाद उसे एक बार पढ़ो, अपने तरीके से जो भी तुमको समझ में आ रहा है वो सब चीजें लिखो। बहुत सारे बच्चे करते एक एक लाइन मेरे भाई, एक एक शब्द रटने लगते हैं कि इस जैसे कि जो भी शब्द दिया है इसके अंदर सब पूरा रटने लगते हैं। पूरा रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप तैयारी करो। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को एक लाइक करना, चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।